हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम आगे पढ़ेंगे ACF एग्जाम के लिए स्पेशल टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट नंबर 7 का एक टॉपिक है जिसका नाम है बफर सॉल्यूशन एंड मैकेनिज्म ऑफ बफर सॉल्यूशन। यानी बफर क्या होते हैं और उनकी क्रियाविधि किस तरह से बफर काम करते हैं। तो देखिए, पहले तो बफर सॉल्यूशन क्या है ना, ये किसे कहते हैं और उनका यूज क्या होता है बफर का। तो बफर का एक सिंपल मतलब होता है ऐसे विलयन, है ना, ऐसे विलयन जिनमें अगर हम थोड़ी सी मात्रा में एसिड या थोड़ी सी मात्रा में अगर कोई बेस मिला दें, क्षार मिला दें, तो भी उनकी पीएच में परिवर्तन नहीं होता है। दोज सॉल्यूशन विच रेजिस्ट देयर पीएच व्हेन द स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज एड इनटू इट। यानी कि वे विलयन जिनमें कुछ मात्रा में, स्मॉल अमाउंट में, ठीक है ना, ज्यादा नहीं, कुछ मात्रा में अम्ल या क्षार, कुछ मात्रा में अम्ल या क्षार या जल यानी कि पानी, ठीक है, अम्ल क्षार या जल मिलाया जाए, एसिड बेस या वाटर मिला दें, अगर मिलाया जाए तो भी इनकी पीएच में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। बफर सॉल्यूशन यानी बफर विलयन कहलाते हैं, बफर विलयन कहलाते हैं। तो बफर का एक सिंपल मतलब है दोज सॉल्यूशन विच रेजिस्ट देयर pH change when small amount of acid or base add into it। जब आप इसमें थोड़ा सा अम्ल, मान लीजिए मैं कोई दूसरा एग्जांपल लूं, जैसे कोई सॉल्यूशन है, मान लीजिए कोई एसिड का सॉल्यूशन है और उसकी पीएच मान लीजिए 3 है। अगर मैं उसमें थोड़ा सा एसिड और मिलाऊंगा ना तो उसकी पीएच में चेंज आएगा, है ना। इसी तरह से कोई बेस है, मान लो कोई क्षार है, और अगर मैं उसमें कोई क्षार मिलाऊंगा तो भी उसकी पीएच में चेंज आएगा, है ना। एसिड या बेस मिलाने पर तो पीएच में चेंज होना ही है। लेकिन कुछ सॉल्यूशन ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर अगर आप एसिड मिलाओगे या बेस मिलाओगे तो उनकी पीएच में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ऐसे सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं बफर सॉल्यूशन, ठीक है। अब दिमाग में ये आता है कि बफर सॉल्यूशन जो है वो यूज कहां आते हैं। तो देखिए, मैं नेक्स्ट लाइन में एक और लाइन जरूर लिखूंगा यहाँ पे। बफर क्या करते हैं, बफर अपनी पीएच परिवर्तन का विरोध करते हैं, ठीक है, रेजिस्ट करते हैं, अपनी पीएच में चेंज नहीं होने देते, परिवर्तन का विरोध करते हैं। इनका यूज कहां होता है, इनका यूज एक ऐसी जगह पर होता है जहां कोई रिएक्शन जो है वो एक फिक्स्ड पीएच पे होती हो। अगर उसमें पीएच में थोड़ा बहुत भी चेंज होता है तो वो रिएक्शन नहीं होगी या उस रिएक्शन की स्पीड स्लो हो जाएगी। मेरा कहने का मतलब है जहां पे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जहां पे पीएच को आपको कांस्टेंट रखना हो, वहां पे हम बफर सॉल्यूशन का यूज करते हैं। तो बफर कहां यूज होता है, बफर जो है पीएच को कांस्टेंट यानी कि स्थिर, पीएच को कांस्टेंट रखने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताऊं, जो सेल बायोलॉजी होती है ना, जो सेल की स्टडी होती है, सेल बायोलॉजी, उसमें बफर सॉल्यूशन का बहुत बड़ा रोल होता है ना। सेल की पीएच को एक जो है फिक्स्ड पीएच पर मेंटेन रखना पड़ता है, तो वहां पर हम ये बफर सॉल्यूशन यूज में लेते हैं। उसके अलावा ह्यूमन ब्लड, हमारा जो ब्लड है वो भी एक प्रकार का क्या है, उसमें भी एक प्रकार का बफर सॉल्यूशन होता है, बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट बफर। तो ये एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि ह्यूमन ब्लड में कौन सा बफर होता है, बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट बफर, और ये पीएच को फिक्स्ड कांस्टेंट बनाए रखते हैं। जो ह्यूमन ब्लड होता है, मानव रक्त, ह्यूमन ब्लड, है ना, जिसकी पीएच जो है वो होती है 7.4, हल्का सा बेसिक होता है ब्लड। तो ह्यूमन ब्लड पीएच 7.4 को मेंटेन यानी कि कांस्टेंट रखते हैं, कौन रखते हैं कांस्टेंट, बाइकार्बोनेट यानी कि HCO3- एंड कार्बोनेट यानी कि CO3-2 बफर।
तो बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट बफर हमारे ब्लड में होता है और ये हमारी पीएच को मेंटेन रखता है, पीएच को चेंज नहीं होने देता, क्योंकि अगर ब्लड की पीएच में थोड़ा सा भी चेंज आ गया तो जो व्यक्ति है उसकी मृत्यु हो सकती है ब्लड की पीएच में चेंज आने से। तो ये बफर का रोल है कि ये पीएच को कांस्टेंट बनाए रखते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम कि बफर कौन सी मैकेनिज्म से पीएच में चेंज का विरोध करते हैं, है ना। इसका कारण क्या है, इसकी मैकेनिज्म क्या है, मैं एक लाइन यही लिख देता हूं कि एक इफेक्ट है जो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा, कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट को बोलते हैं हम सम आयन प्रभाव, ठीक है, हिंदी में। तो सम आयन प्रभाव, कॉमन आयन इफेक्ट, सम आयन प्रभाव के द्वारा, है ना, बफर पीएच चेंज, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से बफर पीएच चेंज का क्या करते हैं, पीएच चेंज का विरोध करते हैं। तो जो मैकेनिज्म यूज करते हैं बफर, वो मैकेनिज्म होती है कॉमन आयन इफेक्ट, सम आयन प्रभाव। इसी प्रभाव से ये अपनी पीएच को चेंज नहीं होने देते हैं। कैसे नहीं होने देते हैं, उससे पहले हम देखते हैं कि सर ये बफर कितने टाइप के होते हैं। आपको डायरेक्टली एग्जाम में सवाल मिलेगा तो कुछ इस तरह का ही मिलेगा, इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन एक बफर सॉल्यूशन बनाएगा, या इनमें से कौन सा एक बफर है, या इनमें से कौन सा एक एसिडिक बफर है, या इनमें से कौन सा एक बेसिक बफर है ना। यानी कि बफर जो सॉल्यूशन होते हैं वो मेनली दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बफर। बफर सॉल्यूशन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ध्यान से देखना, मैं आपको एग्जाम्पलीफाई करके बताता हूं किस तरह से एग्जाम में सवाल पूछेंगे आपको। एक होता है जिसे हम बोलते हैं एसिडिक बफर, यानी कि अम्लीय बफर, और एक होता है जिसे हम बोलते हैं क्षारीय बफर या बेसिक बफर। क्षारीय बफर, बेसिक बफर, ठीक है। थोड़ी सी डेफिनेशन क्लियर करना, एग्जाम्पल आप खुद बना लोगे, है ना। अगर आपको एग्जाम्पल बनाने हो तो आप खुद ही बना सकते हो, बस आप डेफिनेशन क्लियर करना कि एसिडिक बफर क्या होता है। तो ध्यान से सुनना दोस्तों, एसिडिक बफर होता है वीक एसिड Wa प्लस, वीक एसिड प्लस इसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट, ठीक है। यानी कि वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस Sb, स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट। एकदम इजीएस्ट डेफिनेशन मैंने बोर्ड पे लिखी है। आपको क्या करना है, एक वीक एसिड लेना है और इस वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ एक सॉल्ट बनाना है। कैसे, एग्जाम्पलीफाई करता हूं। वीक एसिड ले लीजिए अपनी मर्जी से कोई भी, जैसे मान लीजिए मुझे एक वीक एसिड पता है एसिटिक एसिड, तो मैंने एक वीक एसिड ले लिया, एसिटिक एसिड CH3COOH प्लस। नाउ अब मुझे इसी वीक एसिड का एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट बनाना है, प्रबल क्षार के साथ लवण बनाना है। इसका बना लेते हैं लवण, प्रबल क्षार ले लेते हैं NaOH, है ना, NaOH KOH प्रबल क्षार होते हैं। तो मैंने यहां पे ले लिया NaOH और यहां ले लिया एसिटिक एसिड। NaOH और एसिटिक एसिड से क्या बनेगा, सोडियम एसिटेट CH3COONA। ये एक बफर का एग्जाम्पल बन गया, वीक एसिड प्लस इसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट। क्लियर। और एग्जाम्पल बताता हूं, देखो एसिडिक बफर के एग्जाम्पल नंबर 2, लाइक कोई वीक एसिड ले लेते हैं अपन, वीक एसिड लाइक H3PO4। H3PO4 इज फॉस्फोरिक एसिड, है ना, पॉलीप्रोटिक एसिड है ये, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। अब इसका स्ट्रॉन्ग बेस यानी NaOH के साथ सॉल्ट बना दो, तो इसका NaOH के साथ क्या सॉल्ट बन सकता है, Na2HPO4, है ना, Na2HPO4 इसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट है। और एग्जांपल बताता हूं, जैसे कोई वीक एसिड ले लीजिए, हमारे पास एक और वीक एसिड है जो मुझे याद है, वो है HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। अब इस हाइड्रोजन साइनाइड का आप स्ट्रॉन्ग बेस कोई भी ले लीजिए, स्ट्रॉन्ग बेस जो भी आपको याद हो। नॉर्मली दो स्ट्रॉन्ग होते हैं, एक NaOH होता है, KOH होता है। मैं यहां पे NaOH ले लेता हूं। HCN का NaOH के साथ सॉल्ट क्या बनेगा, NaCN। सो NaCN इज वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट, और ये पूरा कॉम्बिनेशन क्या है, एक एसिडिक बफर है। सम मोर एग्जांपल, वीक एसिड लाइक फिनॉल। फिनॉल क्या होता है, एक वीक एसिड होता है। फिनॉल मींस बेंजीन पे OH, इट इज वीक एसिड। अब इस फिनॉल वीक एसिड का आप स्ट्रॉन्ग बेस NaOH के साथ सॉल्ट बना दो, सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड मींस बेंजीन पे ONA, इट इज ऑल्सो अ एसिडिक बफर सॉल्यूशन, है ना। एग्जांपल नंबर 5, बोरिक एसिड। बोरिक एसिड इज H3BO3, यह है बोरिक एसिड H3BO3, और इसका बोरेक्स के साथ
बोरेक्स क्या होता है? Na2B4O7 इसी का सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट Na2B4O7 जिसको हम बोलते हैं बोरेक्स। तो बोरिक एसिड और बोरेक्स भी एक एसिडिक बफर सॉल्यूशन का एग्जाम्पल हो गया, है ना। बोरिक एसिड एंड बोरेक्स ऑल्सो इज एसिडिक बफर। इसी तरह से आप चाहे जितने एग्जाम्पल खुद बना सकते हो, बस आपको ध्यान रखना है वीक एसिड क्या है और वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं। इसी तरह से वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं अगर आपको याद है ना, तो आप अपने मन से 4 एग्जाम्पल खुद बना सकते हो बेसिक बफर सॉल्यूशन के। मैं आपको बना के बताता हूं बेसिक बफर सॉल्यूशन क्या होगा। इसका उल्टा कर दीजिए भैया, इसका उल्टा मीन्स वीक एसिड की जगह वीक बेस प्लस वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट, वीक बेस प्लस वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्ट। ठीक है, एग्जाम्पल आप खुद बनाइए क्योंकि आपको एग्जाम में एग्जाम्पल पे ही सवाल आएगा। मैं बता रहा हूं 90% चांसेस हैं ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि विच कॉम्बिनेशन इज अ बफर सॉल्यूशन, इनमें से कौन सा युग्म एक बफर सॉल्यूशन बनाएगा। तो आपको एग्जाम्पल पता होने चाहिए कैसे बनाना है आपको और कैसे पहचानना है। सबसे पहले आपको वहां क्या दिखेगा, एक वीक बेस, और वीक बेस में मैं ले लेता हूं NH4OH, इट इज वीक बेस। अब इसी NH4OH का मुझे स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट बनाना है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट बना लो, यानी कि NH4 तो आएगा ही वीक बेस, और एसिड ले लेते हैं HCl, HCl के साथ सॉल्ट बना दिया तो हो गया NH4Cl, वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्ट। तो ये कॉम्बिनेशन एक बफर सॉल्यूशन कहलाएगा। सिमिलरली एग्जांपल नंबर 2, वीक बेस NH4OH और स्ट्रॉन्ग एसिड ले लीजिए नाइट्रिक एसिड, और नाइट्रिक एसिड के साथ इसका सॉल्ट बना लीजिए। नाइट्रिक एसिड के साथ सॉल्ट क्या होगा, NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट। लाइक इसी तरह से एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है ना, बेरियम हाइड्रोक्साइड BeOH होल ट्वाइस, या बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH होल ट्वाइस, सॉरी बेरियम हाइड्रोक्साइड भी क्या होता है, वीक बेस होता है। तो ऐसे हम चाहे जितने एग्जाम्पल बना सकते हैं। मैं एक और एग्जाम्पल आपको बना के बताता हूं। एग्जाम्पल नंबर 3 इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH विद स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ इसका सॉल्ट बना लीजिए, और स्ट्रॉन्ग एसिड ले लीजिए, मान लीजिए सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। इसका H2SO4 के साथ सॉल्ट क्या बनेगा, NH4 होल ट्वाइस SO4। सो इट इज द टाइप ऑफ द बफर, ये भी एक बफर का प्रकार है। बात समझ में आई आपको? एग्जाम्पल खुद बना सकते हैं बफर के। तो दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर सॉल्यूशंस, दोनों तरह के बफर सॉल्यूशंस के एग्जाम्पल्स हैं। नाउ इसके अलावा, है ना, इसके अलावा और कौन सी चीजें बफर होती है, तो वो मैं आपको एक बार क्लियर करके बताता हूं। इन एग्जाम्पल्स को आप ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसके अलावा मैं नोट करके दिखाता हूं आपको कि कौन कौन से बफर होते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट, एक वीक एसिड और वीक बेस, वीक एसिड और वीक बेस कॉम्बिनेशन जो होगा वो भी एक बफर होगा, यानी कि वीक एसिड प्लस वीक बेस। लेकिन ना तो ये एसिडिक बफर में जाएगा ना ये बेसिक बफर में जाएगा, ये एक सिंपल बफर का एग्जाम्पल हो गया। सिंपल बफर मीन्स वीक एसिड एंड वीक बेस इज कॉल्ड सिंपल बफर, सामान्य बफर, सिंपल बफर। एग्जाम्पल आप खुद बना सकते हो, कोई भी वीक एसिड ले लीजिए लाइक CH3COOH, और वीक बेस ले लीजिए NH4OH, और दोनों को मिक्स कर दीजिए, तो आपका एग्जाम्पल बन गया CH3COOH प्लस NH4OH। इट इज द कॉमन बफर सॉल्यूशन और सिंपल बफर सॉल्यूशन। तो एक और कैटेगरी मैंने आपको बताई, वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट जो होता है, सॉरी वीक एसिड और वीक बेस जो होता है वो कॉम्बिनेशन भी एक बफर सॉल्यूशन होता है। इज दैट क्लियर? और एग्जाम्पल देखिए, जरूरी नहीं है कि आपको इसी फ्रेम में जो मैंने लिखे हैं बोर्ड पे, इसी फ्रेम में आपको ऑप्शन दे। आपको ऑप्शन कुछ ऐसे भी दे सकते हैं जिसमें आपको खुद को चेक करना होगा कि ये सॉल्यूशन बफर बना सकता है या नहीं बना सकता है। मैं आपको एग्जाम्पलीफाई करके बताता हूं। देखिए, आपको ऐसे कॉम्बिनेशन भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉइंट नंबर 2, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, आप लोग सोच के बताइएगा। CH3COOH प्लस स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, एक मैंने वीक एसिड लिया है CH3COOH और एक मैंने लिया है स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। क्या ये कॉम्बिनेशन बफर सॉल्यूशन होगा या नहीं?
तो ये अपने को खुद को चेक करना है कि ये बफर बन सकता है या नहीं बन सकता है, मतलब कि ये मेरे इस कॉम्बिनेशन में कहीं आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो आप देखिए ये आ सकता है, कैसे आ सकता है, हम जानते हैं कि भाई एसिड है और ये बेस है, और एसिड और बेस की आपस में क्या हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी, CH3COOH प्लस NaOH विल गिव्स CH3COONA एंड प्लस वाटर। आगे आपका कॉम्बिनेशन, आपके कॉम्बिनेशन में आपको क्या चाहिए था, आपको चाहिए था वीक एसिड, ये आ गया वीक एसिड, प्लस जब इन दोनों की रिएक्शन हुई तो आपको क्या मिल गया, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट। आपका कॉम्बिनेशन पूरा हो गया, इसका मतलब CH3COH एंड NaOH इज बफर सॉल्यूशन। ये भी क्या है, एक बफर सॉल्यूशन है, ये भी एक बफर विलयन है। मेरी बात समझ में आई आपको? ये एग्जांपल्स आपको खुद को देखना है वहां पे कि उन कॉम्बिनेशन के बाद उनकी जब रिएक्शन होगी तो क्या कोई बफर बन सकता है या नहीं बन सकता है। मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूं, लुक एट द बोर्ड। इट इज सपोज दैट अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH एंड HCl, क्या ये एक बफर सॉल्यूशन बनेगा या नहीं बनेगा, डज इट इज अ बफर और नॉट, आपको चेक करना है। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले इनकी रिएक्शन से देखेंगे कि हमारा यहां का कोई कॉम्बिनेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और आएगा वो कॉम्बिनेशन जब मैं ये लूंगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड और उसमें HCl अगर मैं डालूंगा तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl की रिएक्शन से क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा, प्लस साथ में क्या बनेगा, वाटर बनेगा। दैट मीन्स मुझे जो दो कॉम्बिनेशन चाहिए थे, वीक बेस, ये रहा हमारा वीक बेस, और इस वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट भी आ गया NH4Cl। दैट मीन्स NH4OH एंड HCl इज अ टाइप ऑफ बफर सॉल्यूशन, ये बफर बना सकता है, ठीक है, इट इज ऑल्सो अ बफर सॉल्यूशन, ये भी एक बफर सॉल्यूशन होगा। तो इस तरह से आप खुद एग्जाम्पल को जो है ना क्लियर करके रिएक्शन करवाने के बाद देख सकते हो कि अपने को इनमें से कोई कॉम्बिनेशन मिल रहा है क्या, वीक एसिड और वीक स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट आ रहा है, या वीक बेस और वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ऐसा कहीं आ रहा है तब हम उसको एक बफर सॉल्यूशन कह सकते हैं, अदरवाइज हम उसको बफर सॉल्यूशन नहीं कहेंगे। क्लियर? तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल थे बफर के जो मैंने आपको बताए, इनमें से कुछ आपको एग्जाम्पल मिल सकते हैं एग्जाम में। अब बात आती है हाउ द बफर इज वर्क, बफर काम कैसे करता है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ बफर, ठीक है, ये तो हो गए टाइप्स ऑफ बफर। नाउ मैं अभी आपको बताता हूं मैकेनिज्म कि बफर किस तरह से काम करता है। मैकेनिज्म ऑफ बफर, बफर के काम करने की क्या मैकेनिज्म रहती है, किस तरह से काम करता है। तो दोनों एग्जांपल लेके बताता हूं आपको, एसिडिक बफर का भी और बेसिक बफर का भी, कि अगर हम इसमें थोड़ा सा एसिड या थोड़ा सा बेस ऐड करते हैं तो इसकी पीएच में चेंज क्यों नहीं होता है, व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड दिस, इसके पीछे क्या क्रिया विधि क्या है। तो आप एक एग्जांपल ले लीजिए, मैंने इसमें से एक एग्जांपल ले लिया, मान लीजिए मैंने ले लिया CH3COOH एंड CH3COONA, लुक एट द बोर्ड, इट इज CH3COONA, पहले H ले लेते हैं, CH3COOH, क्लियर। और जैसे ही पानी के अंदर ये जाएगा, पानी में जाएगा तो ये बनाएगा CH3COO माइनस, CH3COO माइनस एंड साथ में क्या बनेगा, H3O प्लस, करेक्ट। मैं इस कॉम्बिनेशन को ले रहा हूं एसिड और एसिड का सॉल्ट। अब एसिड के सॉल्ट को देखिए, एसिड का सॉल्ट है CH3COONA एंड वी नो दैट सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सॉल्ट क्या होते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं, ये पूरे आयनों में टूट जाते हैं, CH3COO माइनस एंड साथ में क्या बन गया, Na प्लस, करेक्ट। तो ऊपर वाला तो क्या हो गया आपका एसिड और नीचे हो गया उसका एसिड के साथ में स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट, मतलब ये बफर मैंने चूज किया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा एसिड या थोड़ा बेस मिला के देखूंगा और आपको बताऊंगा कि देखो क्यों पीएच में चेंज नहीं हो रहा। पहले, उससे पहले एक बात ध्यान रखना कि जो सॉल्ट होते हैं दे आर स्ट्रॉन्ग, ये तो पूरे टूट जाते हैं आयनों में, लेकिन एसिड जो है ना, एसिटिक एसिड, इट इज वीक एसिड, इसका डिसोसिएशन बहुत कम होता है, ये बहुत ही रेयरली या बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में डिसोशिएट होता है, बहुत ही कम अमाउंट में डिसोशिएट होता है, ये इतना ध्यान रखना है अपने को। अब देखो, मान लीजिए मैंने इसमें HCl मिलाया, एडिंग HCl, मैंने इसमें HCl मिलाया, नाउ क्या होगा, ये HCl किसके साथ जाकर रिएक्ट कर जाएगा, HCl मैंने डाला, जैसे ही मैं HCl इसमें ऐड करूंगा HCl से निकलेगा H+
और वो H प्लस जाके CH3COO माइनस में जुड़ जाएगा और CH3CO माइनस में जुड़ते ही क्या बनेगा, CH3COOH, वीक एसिड। मतलब इस CH3COOH का जैसे HCl डालेंगे इक्विलिब्रियम बैक साइड जाएगा, है ना, कॉमन आयन भी है, आप देखिए यहाँ पे ये एसीटेट और ये एसीटेट दोनों सेम साइड में है, कॉमन आयन है, तो कॉमन आयन की वजह से ऑलरेडी इसका डिसोसिएशन कम हो रहा है। कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से ये इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, और बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो इसका डिसोसिएशन पहले से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब आपने उसमें HCl मिलाया तो एसिड को H प्लस मिल गया, फिर इक्विलिब्रियम किधर गया, बैक साइड में, मतलब HCl मिलाने पे क्या होगा, CH3COOH फॉर्मेशन होगा, और अगर CH3COOH फॉर्मेशन होगा तो आपका इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने का मतलब क्या हुआ, ये साम्य CH3CO माइनस बैकवर्ड जाएगा यानी एसिड बनेगा, और ये एसिड कैसा एसिड है, वीक एसिड है, जिसका डिसोसिएशन बहुत कम होता है। दैट मींस जो pH है उसमें बहुत ही माइन्यूट सा, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल चेंज आएगा, pH में कोई परिवर्तन नहीं होगा जब हम उसमें HCl मिलाएंगे। अब देखते हैं, मान लीजिए मैंने उसमें बेस मिलाया, सपोज दैट एडिंग NaOH, स्मॉल अमाउंट ऑफ NaOH, नाउ क्या होगा, अगर मान लो मैं उसमें NaOH मिलाता हूं तो NaOH से क्या होगा, देखो NaOH डिसोशिएट होगा तो Na प्लस बनेगा और OH माइनस बनेगा। नाउ दिस OH माइनस, जो NaOH का जो OH माइनस है, दिस कैन रिएक्ट विथ H3O प्लस, ये H3O प्लस के साथ में रिएक्ट कर लेगा और क्या बना देगा, H3O प्लस के साथ रिएक्ट करके वाटर बना देगा। दैट मीन्स अगर आप बेस मिलाते हो तो बेस मिलाने पर जो OH माइनस निकलेगा वो pH को बढ़ाएगा, लेकिन जैसे ही OH माइनस निकलेगा वो H3O प्लस के साथ रिएक्ट करके वाटर बना लेगा, और वाटर की pH हम जानते हैं 7 होती है। दैट मीन्स सॉल्यूशन वापस आपका pH जो है पहले जितनी थी उतनी ही रह जाएगी, pH में चेंज नहीं होगा जब आप उसमें NaOH डालेंगे। बात समझ में आई आपको? तो जब आप एसिड डालेंगे तो एसिड जो है वो एसीटेट के साथ रिएक्ट करके एसिटिक एसिड बनाएगा, जो वीक एसिड है, जिसका डिसोसिएशन बहुत कम होता है, इसका मतलब pH में चेंज नहीं आएगा। और अगर आप बेस मिलाते हो लाइक NaOH मिलाते हो तो जो OH माइनस है वो H3O प्लस यानी वाटर H3O प्लस के साथ रिएक्ट करके वाटर बना देगा, और जब वाटर बन जाएगा तब भी उसकी pH में चेंजेस नहीं आएगा, बिकॉज वाटर की pH क्या होती है, 7 होती है। बात समझ में आई आपको? सिमिलर वे में आप इसी मैकेनिज्म को बेसिक बफर में भी एक्सप्लेन कर सकते हो, है ना। मान लीजिए मैं ये बेसिक बफर लेता हूं NH4OH एंड HCl, और उसमें मैं अगर एसिड या बेस मिलाऊं तो pH में कैसे चेंजेस नहीं आएगा, तो उसके लिए आप देखिए बोर्ड पे सेकंड एग्जांपल भी मैं क्लियर कर देता हूं मैकेनिज्म में। इस बार मैंने लिया है बेसिक बफर सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए बेसिक बफर सॉल्यूशन लेते हैं, दैट इज सेकंड एग्जांपल, NH4OH plus NH4Cl, it is my buffer solution which is basic buffer solution। चलिए इसी तरह से देखिए, ये तो मैंने एसिडिक बफर का मैकेनिज्म बताया, अब मैं आपको बताता हूं बेसिक बफर का मैकेनिज्म कैसे है। ये है NH4OH और NH4Cl which is a basic buffer solution। तो NH4Cl है, हम जानते हैं कि NH4Cl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है बिकॉज ये सॉल्ट है, अगर डिसोशिएट होगा तो क्या बनेगा, NH4 प्लस और साथ में क्या बनेगा, Cl माइनस। सिमिलरली NH4OH इज वीक बेस, और अगर ये वीक बेस है तो ये डिसोशिएट होगा तो क्या बनेगा, NH4 प्लस एंड साथ में क्या बनेगा, OH माइनस। क्लियर? ये तो इसके अंदर पहले से है। अब देखो यहाँ पे आप कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है, सम आयन प्रभाव, NH4 प्लस दोनों में सेम है ना। जब दोनों में एक आयन सेम है तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जो वीक एसिड या वीक बेस है, उसका डिसोसिएशन कम हो रहा है ऑलरेडी, क्योंकि यहां पे कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है। कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाएगा और NH4OH का डिसोसिएशन पहले ही कम हो रहा है। अब मान लीजिए मैंने इसमें क्या किया, बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ, है ना, एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl। अब देखो मैंने अगर इसमें HCl मिलाया तो क्या होगा, जैसे ही मैं HCl मिलाऊंगा HCl से क्या आएगा, H प्लस आयन आएगा, और ये H प्लस आयन जो है ये OH माइनस आयन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, वाटर बना देगा, और वाटर बनते ही pH में चेंज नहीं होगा, है ना, देयर इज नो चेंज इन द pH। अगर वहां पे वाटर फॉर्मेशन हो जाएगा HCl डालने पर। और अगर मैं यहां पर बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ NaOH, अगर मैं यहां पे कुछ अमाउंट में NaOH मिला दूं, है ना, NaOH, अगर मैं NaOH मिलाऊंगा तो देखो क्या होगा,
इस NaOH में से क्या निकलेगा, OH माइनस भी निकलेगा, है ना। इस NaOH में से क्या निकलेगा, OH माइनस निकलेगा, और ये OH माइनस इस NH4 प्लस के साथ में रिएक्ट कर लेगा और NH4 प्लस के साथ रिएक्ट करके NH4OH बना देगा। मतलब ये OH माइनस जो है वो NH4 प्लस के साथ रिएक्ट करके NH4OH बना देगा इस तरह से। और अगर NH4OH बन गया तो हम जानते हैं भाई NH4OH क्या है, NH4OH इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, है ना, दुर्बल है, तो इसके बनने से पीएच में जो चेंज होगा वो नेग्लिजिबल होगा, बहुत ही कम पीएच में चेंज होता है, जिसे हम नेग्लेक्ट मान लेते हैं। बात समझ में आई आपको। तो ये था मैकेनिज्म हाउ द बफर सॉल्यूशन इज वर्क, हाउ द एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर सॉल्यूशंस आर वर्क, ठीक है, कैसे काम करते हैं उसके बारे में। अब मैं आपको आगे बताता हूं, देखो बफर की पीएच कैसे निकालते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, विच फॉर्मूला इज करेक्ट फॉर द पीएच ऑफ एसिडिक बफर और फॉर द पीएच ऑफ बेसिक बफर। या फिर आपसे पूछ लेते हैं बफर की पीएच का बफर की जो पीएच है उसकी इक्वेशन को क्या कहते हैं। तो बफर की जो पीएच है उसकी इक्वेशन को हम बोलते हैं हेंडरसन इक्वेशन। तो आइए देखिए मैं आपको सिखाता हूं हेंडरसन इक्वेशन कैसे बनेगी। पीएच ऑफ बफर, पीएच ऑफ बफर एक मैं आपको बता देता हूं, एसिडिक बफर की, बेसिक बफर की आप खुद ही बना लोगे अपने आप ही, है ना। तो ध्यान से देखना, मैं आपको एसिडिक बफर की पीएच सिखाता हूं कैसे निकालते हैं। एसिडिक बफर की पीएच हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले कोई एग्जाम्पल उठा लीजिए। मैंने ये एग्जाम्पल उठा लिया CH3COOH एंड CH3COONA, ठीक है। एग्जाम्पल है मेरा CH3COOH एंड CH3COONA, और मुझे इस बफर सॉल्यूशन की पीएच को कैलकुलेट करना है, पीएच के ये कौन सी पीएच पे वर्किंग है या काम करेगा। अब अपन देखते हैं कि ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा। पीएच के लिए आपको क्या चाहिए, H+ आयन चाहिए, H+ चाहिए पीएच के लिए। वो कौन देगा आपको, वो देगा आपको एसिड, CH3COOH देगा। यानी इस एसिड से आपको मिलेगा CH3COOH विल गिव्स CH3COO माइनस एंड H+ आयन। भाई आपको पीएच बनानी है ना, तो पीएच बनानी है तो आपको क्या आपके पास होना चाहिए, H+ होना चाहिए। हम H+ से ही पीएच बना सकते हैं। तो मैंने इसका H+ उठा लिया CH3COH में से, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये एसिड है, एसिड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, Ka, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। और एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट हमने लिखा, कैसे लिखा जाएगा, ऊपर आएगा प्रोडक्ट CH3COO माइनस की कंसंट्रेशन, H+ की कंसंट्रेशन, और नीचे हो जाएगा CH3COOH की कंसंट्रेशन। ऐसे लिखते हैं हम, Ka का मतलब है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, एसिड का वियोजन स्थिरांक। अब यहां से मुझे पीएच बनानी है तो H+ की कंसंट्रेशन को लेना पड़ेगा, तो मैं वहां से H+ की कंसंट्रेशन को बाहर निकाल देता हूं। देखो उस H+ को बाहर निकालेंगे हम, तो H+ की कंसंट्रेशन किसके इक्वल हो जाएगी, सो इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ H+ विच इज इक्वल टू, यहां से H+ निकालेंगे, एसिटेट ऊपर आएगा, एसिटिक एसिड ऊपर आएगा और एसिटेट नीचे आएगा, दैट मींस इट इज Ka इनटू ऊपर आ जाएगा आपका एसिटिक एसिड CH3COOH और नीचे रह जाएगा एसिटेट आयन CH3COO माइनस। क्लियर, ये तो है H+। हम जानते हैं पीएच H+ नहीं होता है, पीएच होता है द नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। मतलब इस H+ का ऋणात्मक लघुगुणक, तो मुझे दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा। मैंने दोनों तरफ लॉग ले लिया, log base 10 H+ इज इक्वल टू log base 10 Ka प्लस log base 10, देखिए ये क्या है ऊपर एसिड, तो मैं अब इस पर्टिकुलर एग्जांपल की जगह एसिड और सॉल्ट लिख रहा हूं यहां पर, ठीक है, क्योंकि एग्जांपल कोई भी हो सकता है दूसरा, तो पर्टिकुलर एग्जांपल की जगह मैं लिख रहा हूं ऊपर एसिड है ना, तो एसिड और नीचे ये सॉल्ट है CH3COO माइनस, सो इट इज सॉल्ट विच इज CH3COO माइनस, सॉरी सॉल्ट, CH3COO माइनस की जगह मैं लिख देता हूं सॉल्ट, यानी कि लवण, ये आ गया सॉल्ट। ठीक है, ये कैसे आया देखो, इसका जब लॉग लिया तो ये दो क्वांटिटीज हैं, इट इज m, इट इज n, सो log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस n होता है, तो हमने दोनों का पर्टिकुलर log लिया और उसको ऐड कर दिया, log Ka प्लस देन log n विच इज log एसिड अपॉन सॉल्ट। बट ये पॉजिटिव में, मुझे इसका pH बनाना है तो मैंने साइन चेंज कर दिया, माइनस माइनस एंड माइनस, साइन चेंज कर दिया तो ये क्या बन गया, इट इज इक्वल टू pH।
है ना, साइन चेंज करने के बाद माइनस लॉग एच प्लस क्या होता है, तो माइनस लॉग एच प्लस क्या होता है, पीएच होता है, सो इट इज पीएच। दिस वन इज माइनस लॉग के ए, माइनस लॉग के को हम क्या बोलते हैं भैया, पी के ए, है ना, पी के ए, माइनस लॉग ऑफ के इज पी के ए, एंड दिस इज माइनस लॉग एसिड अपॉन सॉल्ट, और वी कैन राइट प्लस लॉग बेस 10 सॉल्ट अपॉन एसिड, है ना, अगर आपने आगे साइन को प्लस कर दिया तो फिर ये रिवर्स हो जाएगा, सॉल्ट अपॉन एसिड हो जाएगा। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड हेंडरसन इक्वेशन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ द एसिडिक बफर सॉल्यूशन। इस इक्वेशन को हम कहते हैं हेंडरसन समीकरण, हेंडरसन एंड हेसन-ब्लेच, हेंडरसन हेसन-ब्लेच इक्वेशन, बट अपन इसको इतना ही लिखते हैं हेंडरसन इक्वेशन या हेंडरसन समीकरण। तो हेंडरसन इक्वेशन बफर की पीएच को कैलकुलेट करने के काम आती है, ये हेंडरसन इक्वेशन है। और क्लियर करता हूं मैं यहां से, और आगे आप देखिए ध्यान से, 3 केसेस बना सकते हैं आप। केस फर्स्ट, मान लीजिए किसी बफर में, ठीक है, सॉल्ट और एसिड की कंसंट्रेशंस सेम है। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एंड सॉल्ट आर इक्वल, नाउ व्हाट हैपेंस, अगर किसी बफर में एसिड और सॉल्ट की कंसंट्रेशंस बराबर है तो दिस वन इज 0, log acid and salt कैंसिल आउट हो जाएगा, log 1 0 होता है। इन दैट केस द pH ऑफ बफर इज इक्वल टू इट्स pKa, उस समय बफर की pH उसके pKa के बराबर होगी, ठीक है। केस सेकंड, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, लवण की सांद्रता अम्ल की सांद्रता से ज्यादा है, सॉल्ट ज्यादा है, एसिड कम है, तो अगर ऊपर वाली क्वांटिटी ज्यादा है दैट मींस लॉग पॉजिटिव में आएगा, और लॉग अगर पॉजिटिव में आएगा तो pKa में कुछ ऐड होगा और फिर pH बनेगा, दैट मींस हम बोल सकते हैं द pH इज ग्रेटर देन pKa, बिकॉज pKa में कुछ ऐड होगा फिर pH का फॉर्मेशन होगा। क्लियर। इसी तरह से केस थर्ड, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इज लेस देन द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इज लेस देन एसिड, अगर सॉल्ट कम है एसिड ज्यादा है, नीचे वाली क्वांटिटी ज्यादा है, अगर ये ज्यादा है दैट मींस दिस लॉग इज इन नेगेटिव, ये नेगेटिव में आएगा, और अगर ये नेगेटिव में आएगा तो pKa में से कुछ माइनस आउट होगा, और माइनस आउट होने के बाद pH बनेगा, दैट मींस द pH इज लेस देन pKa। तो डायरेक्ट एग्जाम में आता है कि किसी बफर सॉल्यूशन के लिए pH इक्वल टू pKa के लिए सही कंडीशन क्या है, किसी बफर सॉल्यूशन में pH इक्वल टू pKa के लिए सही कंडीशन क्या है, द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एंड द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इज इक्वल, एसिड और सॉल्ट की कंसंट्रेशंस इक्वल होनी चाहिए, तब एक बफर सॉल्यूशन में pH इक्वल टू pKa होगा। क्लियर। आपको अगर इसी इक्वेशन को बेसिक बफर के लिए लिखना हो, है ना, यही इक्वेशन है और आपको उसकी pH को कैलकुलेट करना है बेसिक बफर के लिए, तो डेरिवेशन कुछ इसी तरह का रहेगा। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के बताता हूं, फॉर बेसिक बफर, फॉर बेसिक बफर, अगर आपका बफर बेसिक है तो वहां pH नहीं आएगा, उसकी जगह आ जाएगा POH। बेसिक बफर है ना, तो pH की जगह POH, pKa की जगह pKb प्लस लॉग बेस 10 सॉल्ट अपॉन एसिड की जगह सॉल्ट अपॉन बेस, तो सॉल्ट अपॉन एसिड की जगह सॉल्ट अपॉन बेस हो जाएगा। ये एक बेसिक बफर सॉल्यूशन का POH है। यहां से उसका POH कैलकुलेट करके हम 14 में से माइनस कर लेंगे, है ना, यहां से इसका POH कैलकुलेट करके अगर आपको pH निकालनी है तो 14 माइनस POH करेंगे, तो बेसिक बफर सॉल्यूशन का भी क्या आ जाएगा, pH आ जाएगा, है ना, और इसे भी क्या बोलते हैं, हेंडरसन इक्वेशन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड हेंडरसन इक्वेशन, ये भी हेंडरसन इक्वेशन ही कहलाती है। इज दैट क्लियर? टॉपिक समझ में आया आपको? हेंडरसन इक्वेशन क्या होती है, बेसिक बफर सॉल्यूशंस क्या होते हैं, एसिडिक क्या होते हैं, उनकी pH कैसे निकालते हैं। आगे मैं आपको 2 लाइनें और बताऊंगा, फिर मैं आपको न्यूमेरिकल्स बताऊंगा कि किस तरह से सवाल पूछा जाता है एग्जाम में बफर के ऊपर। उससे पहले आप सुनिएगा, कोई भी जो बफर सॉल्यूशन है ना, कोई भी जो बफर सॉल्यूशन है वो एक pH रेंज पे काम करता है। बफर सॉल्यूशन की pH फिक्स नहीं होती है कि इस बफर की pH 7.4 है, नहीं, एक बफर जो है एक pH रेंज में काम करता है, मतलब pH 7 to 9 के बीच में वो बफर काम करेगा, मतलब वो pH को 7 से कम नहीं होने देगा और pH को 9 से ज्यादा नहीं होने देगा, उसकी pH को 7 से 9 के बीच में रखेगा। इसे हम बोलते हैं pH रेंज।
और आप डायरेक्टली याद रखना, मैं सीधा यहां पे लिख रहा हूं द रेंज ऑफ बफर। अगर आपसे पूछ ले किसी बफर की रेंज कैसे निकालेंगे, परास कैसे निकालेंगे कि किस परास में वो बफर काम करेगा, तो किसी भी बफर की पीएच रेंज को मैं एसिडिक के लिए लिख रहा हूं, बेसिक के लिए वो पीओएच रेंज हो जाएगी, है ना। तो एसिड बफर की पीएच रेंज आप हमेशा ऐसे कैलकुलेट करेंगे, पीएच इक्वल टू पीकेए प्लस माइनस 1, दैट इज द रेंज ऑफ बफर, कि ये बफर कौन कौन सी पीएच के बीच में काम करेगा, उसकी पीएच की रेंज क्या होगी, है ना। जैसे किसी बफर की पीएच रेंज 4 to 6 है, दैट मींस वो बफर पीएच को 6 से ज्यादा नहीं होने देगा एसिड और बेस मिलाने पर, या वो बफर पीएच को 4 से कम नहीं होने देगा एसिड और बेस मिलाने पर। मैं एग्जाम्पलीफाई करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी एसिडिक बफर का Ka का वैल्यू जो है Ka is 10 to the power minus 5। मान लीजिए किसी एसिडिक बफर का Ka 10 to the power minus 5 है, तो उसकी पीएच रेंज क्या होगी। तो अगर उसका Ka 10 to the power minus 5 है, तो Pka क्या होगा, इसका नेगेटिव लॉग, और इसका नेगेटिव लॉग क्या आएगा 5, हेरा नेगेटिव लॉग ऑफ Ka is 10 to the power minus 5 आगे आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। दैट मीन्स Ka अगर 10 की घात -5 है तो Pka 5 हो गया। अब उसकी पीएच रेंज आपको पूछ ली, तो उस बफर की पीएच परास, पीएच रेंज क्या होगी, इट इज वर्क इन बिटवीन 5 + 1 एंड 5 - 1। सो 5 - 1 इज 4 एंड 5 + 1 इज 6, दैट इज इट्स पीएच रेंज इज 4 to 6। ये 4 to 6 वाला कोई सॉल्यूशन है, आपको एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है, आपको उसकी पीएच 4 से नीचे नहीं चाहिए, 6 से ऊपर नहीं चाहिए एसिड बेस मिलाने पर, तो आप उसमें ये वाला बफर डाल सकते हो जिसका Ka का वैल्यू 10 to the power minus 5 है या Pka का वैल्यू 5 है। टॉपिक समझ में आया आपको, बफर सॉल्यूशंस क्या होते हैं। चलिए लास्ट पॉइंट बताता हूं, एग्जाम्पल न्यूमेरिकल, कि बफर पे आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा और उस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ट्रिक क्या है ना, उसको आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे। बस न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है बफर के ऊपर बहुत ही टिपिकल से आते हैं, लेकिन कंसेप्ट अगर क्लियर हो, अगर अपना कंसेप्ट क्लियर है कि बफर क्या है, कैसे है, किस तरह से हम एसिड की कंसंट्रेशन को निकालेंगे और किस तरह से सॉल्ट की कंसंट्रेशन को निकालेंगे, तब बफर का सॉल्यूशन जो क्वेश्चन है बहुत इजी हो जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक बफर है विच इज सपोज दैट m/100 या कंसंट्रेशन ले लेता हूं मैं 0.05, ठीक है। 0.05 m एसिड है और 0.05 m मेरे पास उसमें सॉल्ट है CH3COONA। ये मेरे पास एक बफर का मिक्सचर है 0.05 m एसिड, 0.05 m CH3COONA। इफ अगर आपने क्या किया है ना, इफ 0.01 m एसिड लाइक HCl एसिड इज एडिड, अगर मैं इसमें 0.05 m HCl मिला दूं, एसिड इज एडिड, देन व्हाट इज द pH ऑफ this buffer solution? What is the pH of this buffer solution? इस बफर विलियन की pH क्या हो? करेक्ट, क्वेश्चन बना के दे दिया आपको और अब आपको pH पूछ ली। ये आपको इस वे में भी दे सकते हैं, एक एसिड दे दिया और यहां आपको दे दिया NaOH है ना, 0.01 NaOH है, देन फाइंड द बफर। तो फिर आपकी रिएक्शन करवा के आपको सॉल्ट निकालना होगा, जैसे मैं यहां निकाल रहा हूं। देखो आप ध्यान से इसको, हमारे पास एसिड है और हमारे पास सॉल्ट है। जैसे ही उसमें मैं HCl डालूंगा, दिस HCl रिएक्ट विद सॉल्ट। सॉल्ट क्या है, CH3COOH प्लस CH3COONA इज सॉल्ट प्लस HCl। HCl इसके साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके बनाएगा CH3COOH प्लस NaCl। करेक्ट। अब आपका सॉल्ट कितना है 0.05, HCl कितना डाला 0.01। उस समय इनिशियली ये दोनों क्या होंगे 0 0 एट T = 0।
जब टाइम 0 है तब इन दोनों की कंसंट्रेशन 0 होगी। एसिड 0.1 जो आपने डाला है 0.1 और 0.01 और सॉल्ट भी आपका 0.05 है। अब जब इन दोनों की रिएक्शन होगी तो क्या होगा, 0.05 माइनस 0.01 है ना, ये एसिड HCl इसके साथ रिएक्ट करेगा 0.01, फिर HCl पूरा खत्म हो जाएगा 0.01 माइनस 0.01, तब ये आपका एसिड बनेगा 0.01 और NaCl बनेगा 0.01। दैट मीन्स ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, दैट इज 0। ये क्या रह गया आपके पास 0.04 m सॉल्ट और 0.01 m आपके पास क्या आ गया, 0.01 m आ गया आपके पास एसिटिक एसिड। दैट मीन्स व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एंड एसिड। अब आप देखिए सॉल्ट और एसिड की कंसंट्रेशंस क्या हो जाएगी। सॉल्ट हो जाएगा 0.04 m और एसिड हो जाएगा 0.05, पहले से लिया था उसमें 0.01 और ऐड हो गया। दैट मीन्स द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इज 0.06 m। So the pH is equal to the pKa which is not given, आप लिख सकते हो। Suppose that इसका pKa क्या है, वो 5 है, ठीक है। मान लीजिए इसका pKa 5 है, तो 5 माइनस 5 प्लस log base 10 नाउ सॉल्ट अपॉन एसिड। नाउ सॉल्ट की कंसंट्रेशन कितनी रह गई अपने पास 0.04, तो 0.04 और एसिड की कंसंट्रेशन कितनी हो गई 0.05 m। एसिड पहले से था और 0.01 और बन गया, यानी कि एसिड की कंसंट्रेशन हो गई 0.06। नाउ इसको यहां से आप सॉल्व करके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसकी पीएच कैलकुलेट कर सकते हो। बात समझ आई। मेरा काम सिर्फ आपको एक क्वेश्चन का पैटर्न बताना था कि बफर पे देखो इस तरीके से सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ये न्यूमेरिकल ऐसे भी आ सकता था 0.05 m एसिटिक एसिड एंड इसकी जगह आपको दे दिया 0.05 m NaOH। तब फिर आपको NaOH और एसिड की रिएक्शन करवा के सॉल्ट फाइंड करना है कि सॉल्ट कितना बना, है ना। इनकी रिएक्शन ये अलग कंसंट्रेशन का देंगे आपको, 0.01 दे दिया जैसे, फिर इनकी रिएक्शन करवा के आप सॉल्ट फाइंड करेंगे, सॉल्ट कितना बना, फिर सॉल्ट अपॉन एसिड रख के उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इज दैट क्लियर। सो ये एक टॉपिक था ACF स्पेशल, ACF एग्जाम के सिलेबस जो है उसकी यूनिट 7 जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसका ये एक पार्ट था, और इस यूनिट का एक आखिरी पार्ट बचा है जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। उसका नाम है कंसेप्ट ऑफ pH एंड कैलकुलेशन ऑफ pH बाय हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, बाय ग्लास इलेक्ट्रोड और बाय क्विनोहाइड्रॉन इलेक्ट्रोड्स। तो ये अपन नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।